हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी में। बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग जो है यूपी बोर्ड और जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उन सबको कवर करते चल रहे हैं। और इस समय हम लोग भौतिक विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं, और वही ऑब्जेक्टिव्स आपको कराए जा रहे हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। इसके पहले की जो है 4 वीडियोस आ चुकी हैं, और वो प्रकाश चैप्टर से संबंधित थी, और एक हम लोगों ने जो है विद्युत धारा संबंधी जो है एक वीडियो वो भी बना रखी है। तो आप लोग जो है अगर पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, और वहाँ से भी जो है आप लोग क्वेश्चन सारे स्टडी कर लीजिए। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है विद्युत ही है, और विद्युत टॉपिक के कल हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। 10 क्वेश्चन के साथ में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था, और आज फिर से जो है 8 क्वेश्चन आज हम ले लेंगे, तो जिससे चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जितने भी इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं आप निश्चिंत हो जाइए, इतने से ही आएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। बस आप नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए। आपको स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का तंतु जो होता है, बिजली के बल्ब का तंतु, ये जो है फिलामेंट इसको बोलते हैं ना, ये काहे का बना होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं नाइक्रोम का, दूसरा ऑप्शन है स्टील का, तीसरा ऑप्शन है टिन का, है ना, और चौथा ऑप्शन है टंगस्टन का। तो यहाँ पर जो सही विकल्प की हम लोग बात करें तो बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो काहे का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब बात करें कि टंगस्टन का इसमें बना होता है। अब एक ऑप्शन इसमें देखिए आप लोग, नाइक्रोम है। ये नाइक्रोम क्या चीज़ है? तो आप लोगों ने हीटर, विद्युत धारा में दो प्रभाव होते हैं, एक होता है चुंबकीय प्रभाव, एक होता है ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है, अगर हम बात करें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित होती हैं ये डिवाइस। ठीक है, चाहे आप उसको जो है प्रेस कह लीजिए या बल्ब कह लीजिए, दोनों, बल्ब भी हो जाएगा इसी पर आधारित और प्रेस भी हो जाएगा। ठीक है, प्रेस या हीटर हो जाएगा, ठीक, ये भी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो हीटर जो होता है इसका तार काहे का बना होता है, तो हीटर का तार होता है नाइक्रोम का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हीटर का तार क्या है का होता है, नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम जो होता है इसमें 80% लगभग निकिल होता है, Na, और 20% जो है क्रोमियम होता है। क्या होता है, क्रोमियम। तो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनता है नाइक्रोम का तार। और टंगस्टन का बल्ब का तंतु होता है। देखिए आपके सामने बल्ब बना हुआ है, तो मैं आपको दो चार बातें इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले बल्ब में ये जो भाग होता है, ये जो तार आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है इसे, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। यही है तंतु। ठीक है, और यही किस धातु का होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक टोपी लगी होती है, इस पर दो कनेक्शन होते हैं तार के। ठीक है, और यही दोनों तार अंदर आते हैं, ये देखो ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करें कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा चुका है। और ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, और यही वही बल्ब है, वही बल्ब है जिसकी खोज एडिसन ने की थी। ठीक है, एडिसन वाला ही बल्ब है ना। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। शायद ये क्वेश्चन कल हो चुका था, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, आपका पहला ऑप्शन है, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा, और न्यूट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इसका ही सही जवाब ए होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। धारा अगर जो है ए से बी जा रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बी से ए में आते हैं। ठीक है, अभी एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज थॉमसन ने की थी। ठीक है, जे थॉमसन। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के विषय में, तो इसका आवेश क्या होता है, तो बेटा इसका जो आवेश होता है वो E इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम।
यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। पहली बात, प्रकृति इसकी ऋणावेश होती है, माइनस का आवेश होता है, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र आपको बताना है। सही सूत्र इसका क्या होगा? देखो, मैंने कल आपको विद्युत शक्ति के विषय में पूरा बताया हुआ था और विद्युत शक्ति के 4 सूत्र मैंने कल बताए थे। एक पहले तो मैंने कल विद्युत शक्ति को डिनोट किससे करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पी है क्या? ये शक्ति है। अब दूसरी बात, इस शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसके हम मात्रक की बात करें बेटा, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। ये कल मैंने आपको बताया हुआ था। अब इसका फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है W/T, इसका एक फार्मूला होता है P बराबर VI, इसका एक फार्मूला होता है I²R और एक फार्मूला और होता है V²/R। अब आप देख लीजिए, इन 4 सूत्र में से अगर कोई ऑप्शन में है तो वही आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि P बराबर IR, ये तो बिल्कुल नहीं है। P बराबर I²R, हाँ ये I², यहाँ ये I²R है, तो हमारा यही विकल्प बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। तो विद्युत शक्ति का जो है सही सूत्र P बराबर I²R हो जाएगा। सूत्र भी नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके घर के टीवी तो खैर जो है मोबाइल खा गया इसको, है ना। जब से मोबाइल आ गया है टीवी का यूज बहुत कम हो गया है। तो टीवी जो आपके घर में है उसमें एक एलईडी लगा है। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, इसका फुल फॉर्म है ना। एलईडी इंडिकेटर लगा है। एलईडी इंडिकेटर का मतलब छोटा सा बल्ब जो लगा रहता है, जो जलता है जब टीवी ऑन करते हैं, आप करते हैं तो जलता है, ठीक है। इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, ठीक है। इसकी शक्ति क्या होगी? सबसे पहले हम इसमें एक देख लेते हैं दिया क्या है। आपको V का वैल्यू इसमें दिया है 0.75 वोल्ट दिया है, ठीक। V का मतलब यहाँ पर बेटा वोल्ट है ना, और 100 मिली एम्पियर है। तो करंट का वैल्यू I इक्वल टू दिया है 100 मिली एम्पियर। एक बात देखो, हमारे पास ऑप्शन भी यहाँ पर जो मिली वाट ही रखे हैं, मिली वाट मिली वाट मिली वाट में ज़्यादा मोस्टली ऑप्शन है, तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसको हम मिली एम्पियर में ही रखा रहने देते हैं। लास्ट में देखेंगे अगर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम बदल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले V और I से संबंधित शक्ति का फार्मूला अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, P बराबर होता है V इंटू आई। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं। V का वैल्यू है 0.75 और I का वैल्यू है 100 मिली एम्पियर। तो 100 से जब 0.75 का गुणा कराएंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 मिली वाट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। 5 है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा होगी या वृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा, लगातार दिशा बदलती रेखा होगी। तो बेटा अगर हम बात करें ओम के नियम में, ओम का नियम जो होता है पहले क्या होता है? ओम ने बताया था कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर जो स्थापित विभवांतर होता है V, वो उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने यही बताया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V अनुक्रमानुपाती I बताया। अब इसी में हम V बराबर लिखेंगे तो I R हो जाएगा, जहाँ R क्या है? एक नियतांक है। R एक क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। और इसी R को हम बोलते हैं, इसी R को हम बोलते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे, ठीक है, उसे हम प्रतिरोध बोलेंगे। अब अगर हम यहाँ पर V और I के बीच में ग्राफ खींचे, जैसे हमने ये I मान लिया, ये हमने V मान लिया, तो ग्राफ खींचे तो ग्राफ बिल्कुल हमें एक सिंपल लाइन, सरल रेखा प्राप्त होती है। ऐसा ग्राफ हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो V बराबर IR फार्मूले से, तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वो होता है सरल रेखा, ठीक। सरल रेखा प्राप्त होती है, इसको याद रखिएगा। और ओम का नियम जो है आपके सामने, इसका फार्मूला V बराबर क्या लिखा है? IR लिखा है, ठीक, इसको याद रखिएगा।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को उठाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक लघु परिपथ में, लघु परिपथ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि जब कभी जो है तार जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है घर की वायरिंग में, उसको हम लघु परिपथ बोलते हैं। तो इसमें धारा का मान क्या होगा, इसमें धारा का मान क्या होगा। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है, अथवा में दिया है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। देखिए इसमें आपके विकल्प हैं, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझ लेनी है कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा का मान कम थोड़ी होगा, कम होगा तो शॉर्ट सर्किट क्यों होगा, ठीक है। परिवर्तित नहीं होता, बहुत निरंतर परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प है तो ये हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब भाई धारा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तभी तो जो है शॉर्ट सर्किट होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो यहाँ का जो सही विकल्प हो जाएगा आपका इस प्रश्न का, वो हो जाएगा सी नंबर, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को उठाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, उसमें न्यूमेरिकल आपको एक दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है, और हमसे इसमें पूछ क्या रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। हमसे पूछ रहे हैं ए व बी बिंदुओं के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको मैं पहले दो बातें बता देता हूँ। देखो जो रेजिस्टेंस होता है, अगर हम लोग प्रतिरोध की बात करें, ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है इसका संयोजन बेटा दो प्रकार से हम करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से, ठीक है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये श्रेणी क्रम हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों सबको ऐसे जोड़ देंगे। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, आगे 4 होंगे तो प्लस 1/R4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने श्रेणी क्रम समांतर क्रम का सूत्र पढ़ लिया, ये होता है श्रेणी क्रम और ये होता है समांतर क्रम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो आपको सबसे ज़्यादा समस्या कब होती है, जब आप ये नहीं जान पाते हैं कि सर प्रतिरोध कब श्रेणी क्रम हो कब समांतर क्रम होंगे। तो आपको हम बता दें कि श्रेणी क्रम की पहचान ये होती है कि जब समान धारा वाले जो प्रतिरोध होते हैं, कैसे, समान धारा, ऐसे प्रतिरोध जिनमें धारा का मान क्या हो, समान हो, वो श्रेणी क्रम में होते हैं। और जिनमें धारा का मान अलग अलग हो और विभवांतर क्या हो, समान हो, इसमें विभवांतर समान होता है, ठीक है, विभवांतर समान होता है और धारा का मान क्या होता है, अलग अलग। अब हम आइए इस चित्र में देखते हैं कि कैसे श्रेणी और कैसे समांतर है। देखो यहाँ से कोई भी धारा चलेगी, मान लीजिए ये आई धारा है, चली। अब ये धारा यहाँ पर आकर के इस बिंदु पर दो भागों में डिवाइड हो जाएगी ना, एक ऊपर चली जाएगी और नीचे चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है धारा समान जाएगी ना, ऊपर चली गई, दो भागों में डिवाइड हो गई, इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस की धारा कुछ और है और इस वाले रेजिस्टेंस की धारा कुछ और है, तो धारा अलग अलग हो गई। तो जब अलग अलग धारा हो गई तो समझ जाओ यहीं से ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो पहले 1 ओम और 1 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो लिख देंगे 1 ओम के दोनों प्रतिरोध, 1 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब समांतर क्रम में जुड़े हैं ये, तो भैया समांतर क्रम का हम फार्मूला लगा देंगे कि अभी हम सूत्र पढ़ के आए हैं। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इसका हम R डैश मान लेंगे बराबर 1/R1 का मान भी 1 है, 1/R2 का मान भी 1 है। तो 1/R डैश बराबर भैया हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे सामने, 1/1 का मान 1, 1/1 का मान 1 हो जाएगा। तो 1/R डैश बराबर हम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो R डैश का मान जो आएगा वो 1/2 ओम आ गया, ठीक है। 1/2 ओम का मतलब 0.5 ओम होता है, जब 2 से 1 में भाग देते हैं 0.5 आता है। तो कहने का मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस मिल करके हो गए 0.5। अब ये 0.5, ये जो हमने अभी निकाला वैल्यू 0.5, और ये अभी एक बचा 0.5 ये वाला, ये दोनों फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो अब लिख देंगे 0.5 ओम
के दोनों प्रतिरोध 0.5 ओम के दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है भैया तो इनको हम फाइंड आउट करेंगे तो R बराबर फार्मूला लगा देंगे, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों का मिला करके जो आया है वो आया है 0.5, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.5 और R2 का वैल्यू 0.5। 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सही विकल्प यहाँ पर है इस प्रश्न में वो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 1 ओम हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 7 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर किए। तो आपका विद्युत चैप्टर बस इतना ही है। इतने प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन हम साथ में बताते हैं लिख लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में आपको समस्या नहीं होने वाली है। किसी भी एग्जाम में आप देखो, ऐसे भी जो लोग, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, तब भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है ना। वहाँ भी आपके न्यूमेरिकल छोटे छोटे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी आपका जो है ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। और अभी क्योंकि 8वीं स्लाइड हमारी बची हुई है, अब देखिए ये मोटिवेशन है। कहा जाता है कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था मेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। ठीक है, तो आपके आसपास पड़ोस में कई सारे लोग होते हैं, जब आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो वो लोग लक्ष्य में बाधा बनने का कार्य करते हैं, और ऐसे लोगों को हमें करके दिखाने की ज़रूरत होती है। और हम तभी कर सकते हैं जब अपनी हिम्मत और अपने आप में जो है हार ना माने। तो हार नहीं माननी है। अभी भी हमारे पास, अभी जो भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, अभी आपके पास पूरे लगभग 3 मंथ का समय है। और अगर इस 3 मंथ के समय को आपने रोज़ 4 घंटे 5 घंटे टाइम दे करके अगर पढ़ाई कर लिया, तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा जाने वाला है, आप बहुत बेटर करेंगे। ठीक है, बेस्ट तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बेस्ट वाला जो होता है स्टूडेंट, वो कभी भी इस बात का इंतज़ार नहीं करता है कि जब हम 2 महीने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे तब हम पढ़ लेंगे। वो जिस दिन से क्लास 10th में इंटर करता है ना, उसी दिन से उसका रूटीन बन जाता है, उसी दिन से वो पर डे 4 से 5 घंटे का टाइम निकालता है। और ऐसे ही बच्चे जो होते हैं ये बहुत अच्छा स्कोर करके लाते हैं। तो आप अगर रोज़ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी जो बच्चे थोड़ा-सा नहीं पढ़ते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस समय 3 महीने का समय है, आप पर डे जो है टाइम निकालिए, 4 से 5 आवर का टाइम दे दीजिए, आपका अच्छा परसेंटेज आने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो कैसा पढ़ाया जाता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, तो एक आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। या आपका कोई टॉपिक है फिजिक्स का जो आपको समझ में नहीं आता है कि सर हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार ये पढ़ा दिए, तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि आपको वो टॉपिक समझा दूँ। ठीक है, वैसे तो अभी तो हम लोग लेसन वाइज पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे, पूरी फिजिक्स ही ख़त्म करेंगे, लेकिन आपका पर्सनल कोई टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव है कि अगर नहीं सर जी ये हमें टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको आप थोड़ा बता दीजिए, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके सारे उत्तर देने का। ठीक है, तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक बटन बिल्कुल प्रेस कर दें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।